सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इतिहास, क्लास 10वीं, चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। मेरा नाम राजेश कुमार ओझा हुआ। आज मेरे प्रथम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। सामान्यतः यूरोप के बारे में हम सभी जानते हैं कि 7 महादेशों में एक महादेश है यूरोप, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रवाद के विषय में हम उतनी जानकारी नहीं रखते। आजकल राष्ट्रवाद की चर्चा खूब होती है, लेकिन वास्तविकता है कि यह राष्ट्रवाद जो है समांतर 2 शब्दों के मिलने से बना है। एक राष्ट्र है और दूसरा वाद। राष्ट्र जिसे सामान्य रूप से हम लोग देश या राज्य के रूप में जानते हैं, और वाद यानी हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारी जो चिंतन है, उसको वाद के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ये राष्ट्रवाद है, यानी राष्ट्र के बारे में हमारी जो समझ है, हमारी जो सोच है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है सामान्य अर्थ। लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें राष्ट्रवाद जो है वो सामाजिक एकता से भी संबंधित है, आर्थिक एकता से भी संबंधित है और राजनीतिक एकता से भी संबंधित। तो ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक एकता ही वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद के इतिहास को समझें कि यह राष्ट्रवाद शब्द कहाँ से आया, तो हम देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद शब्द राष्ट्र की उत्पत्ति से आया है। राष्ट्र की समझ से ही राष्ट्रवाद शब्द सामने आया है। तो ये राष्ट्रवाद जो शब्द है, सामान्यतः आधुनिक इतिहास में इसकी देन यूरोप को ही माना जाता है। यूरोप महादेश में एक सामान्य देश था जिसका नाम था फ्रांस, और फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का श्री गणेश होता है। लेकिन यह जो, अगर हम इसका वास्तविक इतिहास देखेंगे तो हम पाएंगे कि राष्ट्र या राष्ट्रवाद जो शब्द है वह पुनर्जागरण काल से चला। पुनर्जागरण काल, सब लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली ही है। इटली से ही पुनर्जागरण का श्री गणेश माना जाता है। तो जब ऑटोमन साम्राज्य के योद्धा कुस्तुनतुनिया को पराजित करके कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर ले रहे हैं और यूरोप से एशिया की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उस समय यूनान के बहुत सारे दार्शनिक विद्वान इटली चले आते हैं, रोम चले आते हैं और अपने ज्ञान का प्रसार वहां करते हैं। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि उन्होंने लोगों में सामूहिक पहचान, एकता की भावना बढ़ाने में अपने दर्शन का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। और एक तरह से हम कहें तो इटली, जो कि पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, वहां से राष्ट्र की सोच उभरती है, लेकिन उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जो होती है वो फ्रांस में होती है। और फ्रांस में भी आप देखिएगा कि फ्रांस जहां एक वंश का शासन था, और वह वंश था बुर्बो वंश, और उसी बुर्बो वंश के राजा विभिन्न काल क्रमों में फ्रांस पर शासन कर रहे हैं।
और उनके शासन का तरीका जो था वो निरंकुश था, और निरंकुश तरीके के शासन के कारण वहां की जनता अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन उस निरंकुश शासन से बाहर निकलने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। लेकिन जो ज्ञान का प्रसार पुनर्जागरण काल में इटली से पूरे यूरोप में शुरू हुआ, उसकी देन हुई कि फ्रांस में लोगों के मन में सामूहिक एकता की भावना पनपी और वह आगे जाकर राष्ट्रवाद के रूप में सबके सामने परिलक्षित हुआ। लेकिन अब बात यहां आती है कि आखिर यह राष्ट्र की जो सोच है वो सबसे पहले 1848 ईस्वी में एक फ्रेंच दार्शनिक थे, फ्रेडरिक सारियू। और फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और उस 4 चित्रों की श्रृंखला से उन्होंने राष्ट्र को इस रूप में दिखाने का प्रयास किया कि अगर कोई भी निरंकुश शासन से मुक्त देश वहां की प्रजा की सामूहिक पहचान की भावना से अगर एकजुट होता है तो उससे गॉड यानी ईसा मसीह, फरिश्ते सारे खुश हो रहे हैं। उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला में क्या बनाया, तो एक स्वतंत्रता की एक हम कह सकते हैं कि मूर्ति बनाई थी, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल था। और दूसरे हाथ में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र। और यानी मौलिक अधिकार जो हमारा आदर्श है, मौलिक अधिकारों का घोषणा। और तो एक तो ये स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा थी, दूसरी थी कि उस मूर्ति के सामने अभी अभी अमेरिका यानी यूएसए, उसके बाद स्विट्जरलैंड जैसे देश उस मूर्ति से आगे निकल चुके थे। और अभी अभी यानी तुरंत अभी अभी वहां जो देश पहुंचा था वो फ्रांस था। फ्रांस के पीछे जर्मनी, उसके पीछे इटली, इंग्लैंड, और ये मान के चलिए कि सबसे लास्ट में रूस जैसे देश के लोग थे। सभी देशों की पहचान वहां के नागरिकों के वेशभूषा और उनके झंडे से हो रहा था। कहा जाता है कि फ्रेडरिक सारियू ने ये जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई वो एक तरह से क्या था, कल्पनादर्श था। कल्पनादर्श था यानी समान रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने एक सपना देखा, एक कल्पना किया कि अब आने वाले समय में यूरोप से निरंकुश शासकों का राज्य समाप्त हो जाएगा। और उसी कल्पना के आधार पर उसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, जिसमें पहले तो स्वतंत्रता और गणतंत्र की देवी थी, जिसके हाथ में ज्ञानोदय का मशाल और मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था।
दूसरा कि विभिन्न देश के लोग या तो वहां पहुंच गए थे या वहां पहुंचने वाले थे, या यूएसए यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश वहां से आगे निकल चुके। तीसरी इसी श्रृंखला में तीसरी तस्वीर किसकी थी? तो उस मूर्ति के सामने निरंकुश राजतंत्रों के महलों के अवशेष बिखरे पड़े थे। और उसमें चौथा चित्र क्या था? तो इन सभी दृश्यों को आसमान से ईसा मसीह, फरिश्ते, ये सब देख रहे थे। फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे थे। यानी फ्रेडरिक सारियू ने यह बताने का प्रयास किया कि आसमान से ईसा मसीह और उनके फरिश्ते इस सभी दृश्य को देखकर खुश हो रहे। अब बात यहां आती है कि यूएसए इस मूर्ति से आगे कैसे निकल गया था, स्विट्जरलैंड इसके आगे कैसे निकल गया था। तो हम सभी जानते हैं कि यूएसए 1776 में स्वतंत्र हो चुका था, वहां का संविधान बन चुका था। 13 उपनिवेश ब्रिटेन ने जो वहां स्थापित किए थे वो सब एक हो गए थे। और हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक राजनैतिक रूप से एकता की भावना ही राष्ट्रवाद को आगे ले जाती है, राष्ट्रवाद की सोच को जिंदा रखती है, राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। तो उस परिस्थिति में 1848 तक यूएसए राष्ट्र राज्य बन चुका था। स्विट्जरलैंड जो विभिन्न कैंटनों में बटा हुआ था, कैंटन सामान्य रूप से हम यही कह सकते हैं जिस तरह हमारे देश में राज्य होते हैं, उस तरह स्विट्जरलैंड में कैंटन की धारणा है। तो विभिन्न कैंटन मिलकर स्विस संघ की स्थापना वहां भी 1848 में हो चुकी थी। यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके थे। वहां जनता के प्रयास से गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन अभी भी फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश, पोलैंड जैसे देश, रूस जैसे देश अभी भी निरंकुश शासकों के चंगुल में फंसे हुए। उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह चैप्टर फ्रेडरिक सारियू की कल्पना दर्श से ही प्रारंभ होता है। और इसी में हम देखेंगे कि 1882 में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है अर्नस्ट रेनन। इन्होंने साबोन विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम राष्ट्र क्या है इसकी परिभाषा उन्होंने दी थी। राष्ट्र क्या है, और इस आधार पर उन्होंने राष्ट्र की जो पुरानी परिभाषा थी उसको खंडित कर दिया। उन्होंने उस भाषण का उनका थीम ही था राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र क्या है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो पुरानी धारणा थी कि राष्ट्र समान जाति, समान नस्ल, समान भाषा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा हम लोग राष्ट्र की पुरानी परिभाषा पर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहले के दार्शनिक राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे, उनकी समझ क्या थी।
राष्ट्र की प्राचीन धारणा क्या? वास्तविकता है कि पहले के जो भी दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे, वो राष्ट्र, जैसे मान लीजिए कि अपना देश भारत है, तो भारत, उनका कहना था कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए कि अपना देश भारत का ये मैप है, तो उनका कहना था कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग का जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, ये सब क्या होंगे, एक होते हैं, और तब वह भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग राष्ट्र तब कहलाते हैं जब उनकी भाषा, जाति, धर्म, नस्ल सब एक समान हो, तब वह भौगोलिक क्षेत्र, वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने इस परिभाषा को गलत साबित कर दिया। अर्नेस्ट रेनन ने ये प्राचीन धारणा को गलत साबित करते हुए कहा कि राष्ट्र समान जाति, समान धर्म, समान नस्ल, समान भाषा से नहीं बनता। राष्ट्र किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में व्यापक एकता से बनता है, न कि समान जाति, समान धर्म और समान नस्ल से बनता है, न ही समान भाषा से बनता है। उनका कहना था कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अनेक नस्ल के लोग रह सकते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग रह सकते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के प्रति जब त्याग की भावना आएगी, जब बलिदान की भावना आएगी, तब जाके वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने एक लंबा भाषण भी साबोन विश्वविद्यालय में 1882 में अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है इस पर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रतिदिन होने वाले जनमत संग्रह से बनता है। उनका कहना था कि राष्ट्र न स्वयं गुलाम होता है, स्वयं गुलाम भी नहीं होता, और न ही किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम करने का प्रयास करता है। करने का प्रयास भी वो नहीं करता, तब जाके। और उनका कहना था कि राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता, राष्ट्र उस देश के इतिहास को समझने से, उस देश के अतीत के बारे में जानने के लिए वहां के नेताओं के द्वारा, वहां के बुद्धिजीवियों के द्वारा, वहां के दार्शनिकों के द्वारा जो सरगर्मियां पैदा की जाती हैं लोगों के अंदर, उससे जब लोगों के अंदर एकता की भावना पनपती है, तब जाके राष्ट्र बनता है। इस तरह दो लोगों ने, हम ये कह सकते हैं कि फ्रेडरिक सारियू और अर्नेस्ट रेनन ने लोगों की सोच, आधुनिक युग में राष्ट्र की सोच को उन्होंने बदल दिया। लेकिन अब राष्ट्र, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसके इतिहास को जानना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप हमें उसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 बास्तिले के किले के पतन के साथ शुरू हुआ था। तो उस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से इस चैप्टर की शुरुआत होगी, और इस तरह यह चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
ऐ हमरा बुझल कि यहाँ जॉइनिया तो ऑफ कर ना